जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए वापस से लेकर आए हैं आपके सोशल स्टडी यानी कि जीके जीएस सामाजिक अध्ययन वाला क्लास। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन को। और पिछला क्लास था साइंस का, होमवर्क के रूप में आपसे ये रहा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि विद्युत शक्ति का भाई एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का तो भाई मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर वाट हो जाएगा। तो जो भी मेरे भाई वाट लगाए आप सही है। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो सही आंसर करने वाले में से कौन कौन है, तो नीतीश, धीरज, काजल, प्रिया, रोशनी, सब्बो, लवली, आरती, रिया, अंबिका और अंशु। देखिए यहाँ पर एक है खुशी कुमारी जो कि एम्पियर लगा दिए, गलत हैं आप। एम्पियर कैसे होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछता तब आप एम्पियर लगाना था आपको। और एक है हेवंता कुमारी जो कि वोल्ट लगाए हैं। वोल्ट किसका मात्रक है, तो विद्युत विभवांतर का। यदि विभवांतर बोलता ना तो फिर आप वोल्ट लगाते, और धारा बोलता तब एम्पियर लगाते। लेकिन शक्ति बोला है ना, विद्युत शक्ति, तो वाट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओम मीटर किसका होता है, तो कहिएगा सर प्रतिरोधकता का होता है। किसका होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। लेकिन यदि प्रतिरोध का सिर्फ कहता तब सिर्फ ओम होता है। ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता कह रहा है तो इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ओम का सिंबल है। चलिए आते हैं हम लोग सेशन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिएगा जीके जीएस का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्साय की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, बताइएगा पहला क्वेश्चन। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसमें टोटली 3 देश थे ना। वर्साय की संधि में जो निर्णायक भूमिका निभा रहे थे वो टोटली 3 देश थे। कौन कौन, तो एक था कौन, कहिएगा सर अमेरिका है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति। एक थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, एक था फ्रांस है ना। तो टोटली 3 देश थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जो है ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कहिएगा सर 1914 में स्टार्ट होता है, 1918 तक चलता है। ये तो आप सभी को मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, कई बार करा चुके हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वर्साय की संधि कब होती है ना। वर्साय की संधि की बात यहाँ पर कही गई है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई। वर्साय की संधि होता है आपका 28 जून। ठीक है, 28 जून और 1919 की बात है। तो 28 जून 1919 को वर्साय की संधि होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। पेरिस की संधि के तहत टोटली 5 संधि होता है, जिसमें वर्साय की संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा या किया जा सकता है, बताना है। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में, तो पहले यहाँ पर समझिए हेलोफाइट्स कहते किसको हैं। तो वैसा पौधा जो कि नमी वाला दलदली एरिया में जहाँ पर उगता हो, तो उस प्रकार के जितने भी पादप होते हैं उसी को हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत में ऐसा कहाँ पर है, किस क्षेत्र में वनस्पति का वो प्रकार है जिसको कि हम हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कहिएगा मेरे भाई सर सुंदरवन। सुंदरवन का विस्तार कहाँ पर है ज़्यादातर, तो कहिएगा सर भारत में पश्चिम बंगाल में है ना, भारत में पश्चिम बंगाल में, और एक जो है बांग्लादेश में है। तो ये सुंदरवन जो है ये कैसा वन है, तो कहिएगा सर ये मैंग्रोव वन है। तो आप सभी को बता चुके हैं मैंग्रोव वन किसको कहते हैं, जहाँ पर नमी वाला दलदली एरिया होता है उसी को मैंग्रोव वन कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर इसका विस्तार है, हमारे देश में पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। तो हेलोफाइट्स वाला पादप जो होता है इसी इलाके में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। गलत युग्म यहाँ पर पकड़ना है। तो कहिएगा सर समदाब रेखा दबाव। समदाब रेखा, देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिएगा। जैसे हमारा जो मानचित्र है ना उसमें इस प्रकार के रेखा को दर्शाया गया है, जहाँ पर यदि वायुमंडलीय दबाव यदि समान है तो उसके एरिया को वहाँ पर एक रेखा दर्शाया गया है जिसको समदाब रेखा कहते हैं। मतलब वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव समान है, तो दबाव समान है तो समदाब रेखा, ये बिल्कुल सही है। उसी तरह समताप रेखा, यदि समताप यानी तापमान समान है तो उसको हम समताप रेखा के रूप में जो है कि बांटे हैं। यहाँ पर खारापन है तो मतलब क्या है, जैसे समुद्री इलाका जहाँ पर है, जहाँ पर कि खारापन समान है, जो जिस इलाके में कि समान खारापन रहता है उसको हम लोग आइसोहेलिन के रूप में जानते हैं। उसी तरह यहाँ पर सम वर्षा ऐसा होना चाहिए, वर्षा समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह दिया है धूप। तो धूप वाला जहाँ पर कि समान विकिरण पड़ता है, सूर्य का किरण हमेशा समान रूप से पड़ता है, तो उसको किस रेखा के रूप में बांटे हैं, तो कहिएगा सर उसको हम लोग कहते हैं आइसोहेल। क्या बोलते हैं इसको, कहिएगा सर आइसोहेल। ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग आइसोहेल कहते हैं। धूप जहाँ पर समान विकिरण समान धूप पड़ता है उसको आइसोहेल कहते हैं। आइसोहेलिन खारापन, लेकिन आइसोहेल धूप।
सम वर्षा से तो वर्षा समान होना चाहिए, वहाँ पर धूप वाला तो होगा नहीं। तो कह रहा था कौन सा युग्म गलत है, तो यही वाला तो गलत है ना। सम वर्षा तो वर्षा से रिलेटेड होना चाहिए, धूप से नहीं, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। खिलाफत आंदोलन, इसका आयोजन क्यों किया गया। तो देखिए मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर टर्की के विघटन हो जाने के कारण। यहाँ पर आप समझिएगा, मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है, अभी आपको बताएं 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि एक तुर्की देश होता है और एक ब्रिटेन, दोनों आपस में भिड़ गए होते हैं, लेकिन तुर्की उसमें हार जाते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, तुर्की का विघटन करने की कोशिश किया जाता है, यानी उसको तोड़ने का कोशिश किया जाता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और तुर्की का एक सुल्तान हुआ करता था जिसको कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उसको खलीफा मानते थे, मतलब पूरा बढ़ चढ़ करके मानते थे। मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग थे पूरे विश्व भर में सब लोग उसको खलीफा मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, उस खलीफा को जो है ना उसके पद से पदस्थापित कर दिया, हटा दिया, और जो है यानी कि तुर्की को दो भागों में बांटने का कार्य करने लगा ये ब्रिटेन, समझ गए ना। तो उसी के विरोध में ये खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया गया, तो टर्की के विघटन हो जाने के कारण, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और पिछले ही सेशन में आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, उसमें सवाल ये था कि भाई जो ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसको कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का सहयोग मिला था। तो बताए थे ना आप सभी को कि असहयोग आंदोलन माने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही गांधी जी क्या करते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। तो असहयोग आंदोलन को मुस्लिम समुदाय के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे और हिंदू समुदाय के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। तो वही सवाल उस क्लास में आया था, है ना, कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसको कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का सहयोग मिला। तो कौन था, असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया जाता है खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही। तो ध्यान रखिएगा खिलाफत आंदोलन कब होता है मेरे भाई, तो कहिएगा सर 1919 में स्टार्ट होता है इसका, 1919 में। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, और 1920 में फिर गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो सारे डेट आप याद रखिएगा, ये सारे डेट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए ये डेट आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, कहता है कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक कार्य में मतलब जितना भी सरकार खर्च करती है किसी भी सार्वजनिक कार्य पर, तो उस निवेश को, उस खर्च को हम क्या कह सकते हैं। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे पूंजी व्यय। उसको क्या कहते हैं, पूंजी व्यय। जितना भी सरकारी कार्य जो होते हैं, जैसे कि आपका ये कहें कि स्कूल वगैरह का निर्माण करना है, नहर वगैरह का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, अस्पताल का निर्माण करना है, तो ये सब क्या है, सार्वजनिक कार्य ही तो है, सरकारी कार्य ही तो है। तो उसमें जितने भी खर्च होते हैं उसको हम लोग पूंजी व्यय के रूप में जानते हैं, पूंजी खर्च के रूप में, ठीक है। तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। उष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है, बताइए। तो भाई मेरे देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी नॉर्वेस्टर। अब यहाँ पर समझिएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसको कहते हैं, मतलब कि हमारा ये जो है पृथ्वी है, बीच में पड़ता है इक्वेटर भूमध्य रेखा, ऊपर में पड़ता है 23.5 डिग्री जिसको कि हम लोग कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश को, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो इसके बीच वाला जो एरिया है ना मेरे भाई, इसके बीच का जो क्षेत्र है, तो उसमें जितना भी चक्रवात उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए उष्ण इसको नाम रख दिया गया है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस उष्ण कटिबंधीय इलाकों में अलग अलग देश में जो चक्रवात उठते हैं उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो टर्नेडो है, इसके अलावा टाइफून है, और हेरिकेन नाम के चक्रवात जो हैं होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्वेस्टर नाम का कोई चक्रवात इस उष्ण कटिबंधीय इलाकों में नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर डी हो जाएगा, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर कह रहा है किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, बताइए। विश्वव्यापी, अच्छा विश्वव्यापी का मतलब क्या है, मतलब पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी। तो देखिए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कहिएगा सही 1929 में आई थी पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी। अच्छा आर्थिक मंदी मतलब क्या समझ रहे हैं आप सभी लोग,
तो मेरे भाई माने उत्पादन बहुत ज़्यादा, माने उत्पादन में कोई कमी नहीं है, वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है। क्या हो रहा है कहिएगा सर, उत्पादन तो हो रहा है, तो इसको हम लोग अप एरो से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। लेकिन किस चीज़ की कमी हो रहा है, माने क्रय शक्ति क्या है, घट रही है, क्रय शक्ति घट रही है। क्रय शक्ति मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं पैसे के मंदी के कारण, उसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। तो ये मंदी सबसे पहले स्टार्ट होता है 1929 में अमेरिका में, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे एकदम मतलब कि हर सारे देश में धीरे धीरे फैल गया, एकदम व्यापक दृष्टिकोण से जो है पूरे देश में मतलब ये फैल गया। तो उसी को कहा गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, माने पूरे विश्व भर में फैलना। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, 1929 में, ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत अमेरिका से होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि महरौली में स्थित जो जंग रहित लौह स्तंभ है, इसका स्थापना किसने किया था। ये महरौली कहाँ पड़ता है मेरे भाई, दिल्ली में पड़ता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आप ऐसे नॉर्मल समझिए कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को किसने स्थापित किया था। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन। तो ये जो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है ये कहाँ पर पड़ता है, किस इलाके में, तो कहिएगा सर महरौली में। ये जंग रहित लौह स्तंभ है। अब जंग रहित, रहित माने होना नहीं होना, समझ रहे हैं, रहित माने ऐसा नहीं सोचिएगा कि जंग लग जाएगा। लौह स्तंभ है यानी जंग रहित लौह स्तंभ है, यानी उसमें जंग नहीं लगता है, अभी तक जंग नहीं लगा है उस लौह स्तंभ में, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका निर्माण किसने किया था लौह स्तंभ का, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने किया है, कहिएगा सर जी ये किया है गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के किस शासक ने, तो मेरे भाई ये नाम याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और इसी का एक और नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या है, तो कहिएगा सर विक्रमादित्य, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका एक और नाम क्या है, कहिएगा सर विक्रमादित्य, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए मेरे भाई, कहता है प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है, बताइए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, किस वेद से। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कहिएगा सर जी ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा, गायत्री मंत्र से याद रखिएगा मेरे भाई, सवाल पूछा जाता है यह किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र मेरे भाई सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को, तो कहिएगा सर जी सूर्य देवता को समर्पित है। अच्छा, जो ऋग्वेद है मेरे भाई, ऋग्वेद में याद रखिएगा, यदि याद रह जाए आपको, तो इसमें 10 मंडल होते हैं। 10 क्या होते हैं, इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है। और इसमें यंत्र बोल रहे हैं, मंत्र की संख्या कितनी है, तो कहिएगा सर जी 1017। 1017 क्या है, इसमें मंत्र है और 10 इसमें मंडल है, ठीक है। सूर्य देवता को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, बताइए। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था, तो बिल्कुल मेरे भाई याद रखिएगा कौन था, कहिएगा सर स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। और कब करते हैं, कहिएगा सर 1897 में करता है। कहाँ पर करता है मेरे भाई, बेलूर में करता है। कहाँ पर, कहिएगा सर बेलूर में। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं, कौन करते हैं, यानी किसके हित में ये आता है। जितने भी राज्य के राजमार्ग होते हैं, सड़क होते हैं, उसका अनुरक्षण कौन करता है, देखभाल कौन करता है, बनाना वगैरह जो भी है कौन करता है। तो देखिए मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि राज्य का राजमार्ग है तो इसका रक्षा वगैरह अनुरक्षण वगैरह कौन करेगा, तो राज्य ही कर सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ का सवाल थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। आइए, कहता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य के विरोध करने के लिए जो है कि जालियांवाला बाग में जो है एकत्रित हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किस वजह से जालियांवाला बाग में जो है लोग एकत्रित होते हैं और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात होती है और वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। तो वजह क्या था मेरे भाई, कहिएगा सर जी उस टाइम जो है क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। रॉलेट एक्ट लगाया था। रॉलेट एक्ट सर था क्या, मतलब शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लेता कि हाँ आपने कोई जो है यहाँ पर कारनामे किए हैं, और सिर्फ आपके ऊपर शक हो जाता तो आपको गिरफ्तार कर लेता। इसको काला कानून भी कहा गया। इसको क्या कहा गया, काला कानून भी कहा गया। ये पारित कब होता है रॉलेट एक्ट, तो याद रखिएगा 18 मार्च 1919 को ये पारित होता है।
18 मार्च 1919 को ये पारित होता है। और उसके कुछ दिन बाद कब सर, तो कहिएगा सर 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को लोग जो है एकत्रित होते हैं और ये घटना हो जाती है इतिहास के पन्ने में दर्ज। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। पंजाब के अमृतसर में ये इलाका पड़ता है, जलियांवाला बाग, याद रहेगा ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी रौलट एक्ट के विरुद्ध में ऐसा होता है, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम क्षेत्र वाला माने कम क्षेत्रफल वाला, और भारत का वो पड़ोसी देश है, उसकी सीमा से साझा भी करता है, तो बताइए कौन है। तो बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए, कहिएगा सर वो भूटान है ना। सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है भूटान, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जब भारत का पड़ोसी देश का है तो सबसे अधिक वाला भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वाला है बांग्लादेश। सबसे अधिक वाला कौन है, तो अधिक वाला है बांग्लादेश और कम वाला है भूटान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान जो है मेरे भाई सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश यदि कहा जाए तो अफगानिस्तान, यदि सीमा की बात किया जाए, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा नोट कर देते हैं, यदि सीमा साझा करने वाली बात यदि आ जाए तो कहिएगा सर अफगानिस्तान है। अच्छा, अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो केवल 106 किलोमीटर, जो सबसे कम है ना। और सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है, तो फिर बांग्लादेश ही आ जाएगा, 4096 किलोमीटर जो है साझा करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4096, ये सिर्फ बांग्लादेश और भूटान और ये अफगानिस्तान वाला याद रखिएगा। यदि कहे कि सीमा साझा करने में सबसे कम किसका है, तो ये अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सर्वाधिक किसका है, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर सीमा में। और पड़ोसी देश के क्षेत्रफल वाले मामले में सर्वाधिक कौन है, तो फिर बांग्लादेश ही है। लेकिन क्षेत्रफल वाले मामले में सबसे कम में पड़ोसी देश कौन है, तो फिर भूटान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और, है ना। आइए, सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है, पिछले क्लास में आप सभी को कराए हैं। कह रहा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं। माने कि यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसको हमको जो है शक संवत में बदलना है, उसकी तारीख पर इसको लाना है, तो उसमें और हमको कितने वर्ष जो है ऐड करने होंगे। तो मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसमें टोटली जो है 78 वर्ष और हमको जो है ऐड करना होगा, जोड़ना होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तब जा करके उसका तारीख जो है शक संवत कैलेंडर के आसपास आ पाएगा, यानी उसी तारीख पर ये आ पाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए, अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई बताइए कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल आसिताश्म के अपक्षय से होता है या उसके द्वारा होता है। नॉर्मली आप ये समझिए कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण जो है कि ज्वालामुखी शैल माने ज्वालामुखी पत्थर के अपक्षय से, उसके अपरदन से हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दक्कन का पठार है ना, दक्कन का जो पठार है वो जो है कि ज्वालामुखी पत्थर के अपक्षय से यानी अपरदन से धीरे धीरे पत्थरों का टूट करके मैदान के रूप में जो है पठार के रूप में निर्मित हुआ है। मैदान नहीं बोलेंगे, पठार बोलेंगे, तो दक्कन का पठार। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दक्कन के पठार से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्कन के पठार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी विस्तृत है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी। अच्छा, पिछले क्लास में आप सभी को कराए थे, काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, कहिएगा हाँ सर जी बताए हैं, रेगुर मृदा के नाम से। अच्छा, उसमें आपको एक चीज़ और बताए थे कि काली मृदा किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहिएगा सर जी कपास के उत्पादन के लिए, है ना। डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी बोलते हैं। दक्कन के पठार में इसका सर्वाधिक विस्तार है। करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए सवाल का आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भाई बताइए। तो बिल्कुल मेरे भाई कहिएगा सर। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद कौन सा यहाँ पर कार्य करता है, तो भाई आर्टिकल कार्य करता है, कहिएगा सर 84। आर्टिकल 84 में ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि संसद के किसी भी सदन में किसी भी स्थान पर हमको जो है जाना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। भारत का पहले नागरिक होना आपको जरूरी है ना, हम भारत के नागरिक हों। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यदि हमको राज्यसभा में जाना है तो कम से कम हमारी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए, कहिएगा सर राज्यसभा के लिए। वहीं यदि पूछा जाए लोकसभा के लिए, तो कहिएगा सर हमको कम से कम 25 वर्ष की आयु हमको
जो है पूरी कर लेनी होगी, यानी कम से कम आप 25 वर्ष के होने चाहिए। सवाल देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो कितना हो जाएगा कहिएगा सर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा है। वहीं यदि लोकसभा का पूछता तो 25 वर्ष हम लोग लगाते हैं, समझ गए, करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है, बताइए विश्व की सबसे लंबी खाड़ी, कहिएगा सर जी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है मेरे भाई, मैक्सिको की खाड़ी है। अच्छा वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, यदि इसकी सीमा पूछा जाए कि कितना है, तो भाई ध्यान रखिएगा लगभग कितना, कहिएगा सर 5000 किलोमीटर, ठीक है 5000 किलोमीटर इसकी सीमा है लगभग में। तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी खाड़ी मानी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पड़ता है गुजरात, उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ना इमेज है भारत का, और कुछ इस प्रकार से जाता है, फिर आगे पश्चिम बंगाल आता है। यहाँ पर समझिएगा तटीय इलाका है ना, इधर पड़ता है गुजरात, उसके बाद फिर पड़ता है महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर बीच में छोटा सा गोवा, उसके बाद कर्नाटका, और फिर पड़ता है हमारा क्या कहिएगा सर केरल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद इधर इलाका पड़ता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर सर उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। यानी 5 पड़ता है हमारा पश्चिमी तटीय राज्य और 4 पड़ता है हमारा पूर्वी तटीय राज्य। तो पश्चिमी तटीय राज्य के ही अंतर्गत आते हैं कौन, कहिएगा सर गुजरात, जिसकी की जो है भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाली राज्य मानी जाती है। कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा सर गुजरात, ये रहा हमारा गुजरात, समझ गए। अच्छा जब सबसे लंबी वाला पूछा गया, हो सकता है आपसे सबसे कम वाला भी पूछा जाए, तो सबसे कम वाला में गोवा आता है ना, छोटा सा है ही यहाँ पर, तो ये गोवा हो गया सबसे छोटा वाला है ना। अगले कलर से दिखा दें क्या, ये रहा गोवा है, ये है गोवा, समझ गए ना। यानी कुल मिलाकर के हमारे तटीय राज्य की संख्या पूछा जाए तो कितना है, 5 इधर 4 इधर, यानी टोटली हो गई कितना, कहिएगा सर जी 9 तटीय राज्य हैं हमारे पास, ठीक है, समझ गए होंगे। सबसे बड़ा है तटीय राज्य गुजरात और सबसे छोटा वाला है गोवा। अगला क्वेश्चन कहता है नीति आयोग में NITI यानी नीति से क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए मेरे भाई नीति का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा, एक बार फिर से सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा नीति आयोग, इसके हेड कौन होते हैं, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, पिछले भी क्लास में आप सभी को कई बार बता चुके हैं, नीति आयोग का जो है अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी कौन हो जाएंगे, तो श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अच्छा एक बात और आप ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का स्थापना कब होता है मेरे भाई, तो 1 जनवरी 2015 को होता है। कब होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 जनवरी 2015 को है ना। योजना आयोग के जगह पर उसका नाम चेंज कर दिया जाता है और नीति आयोग के रूप में उसका स्थापना कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी करंट अफेयर के रूप में आप एक चीज़ और याद रखिएगा, हो सके आपसे पूछ ले, करंट अफेयर के रूप में ना पूछ करके जीके जीएस के ही रूप में है ना, जनरल स्टडीज के रूप में ही पूछ सकता है कि नीति आयोग के CEO कौन है। तो हेड तो होते हैं PM, लेकिन CEO कौन है अभी है ना, चेयरमैन कौन है, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा निधि छिब्बर। निधि छिब्बर 26 फरवरी 2026 को ही अपना जो है वो अपना ये है ना पद ग्रहण किया है। तो निधि छिब्बर ध्यान रखिएगा, हो सके तो हम यहाँ पर लिखने का थोड़ा प्रयास करेंगे, उसका नाम लिख देते हैं थोड़ा सा ना आप सभी के लिए, निधि छिब्बर, तो लिख देते हैं एक बार निधि छिब्बर। छिब्बर किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ना, निधि छिब्बर, तो उसका नाम याद रखिएगा। नीति आयोग के जो है अभी CEO हैं, क्या है CEO। चलिए अच्छा आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, देख लीजिएगा। कहता है कि श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं कौन है वो, बताइए। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के भारत में यदि पूछा जाए ना कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी C हो जाएगा। इसीलिए जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया, कहिएगा सर जी, मिल्क माने तो दूध होता है, हाँ मेरे भाई, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाने जाते हैं। कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यदि सवाल पूछा जाए कि दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, तो कहिएगा सर जी यहाँ पर श्वेत क्रांति से। और यदि पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो बिल्कुल मेरे भाई कहिएगा सर श्वेत क्रांति से। तो इन सारे टॉपिक को आपको याद रखना है। लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क में आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के
आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ये रहा। पहला ऑप्शन कहता है कि भाई बताइए जनसंख्या वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है रोजगार उत्पन्न करना, तीसरा है आपका क्या औद्योगिक वृद्धि, और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो करेक्ट आंसर इनमें क्या हो जाएगा, कहता है कौन आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा ये कमेंट करके आपको बताना है। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में भी दे दिए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।